परवहीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी पहली ख़बर जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब से मुतल्लिक है और आप नाज़रीन जानते हैं कि आजकल के जो हालात हैं और जस्टिस काज़ी फ़ैसल के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में थोक के एतबार से जो रेफरेंस दायर किए गए हैं, जिनका मकसद सिर्फ़ एक है कि किसी तरीके से जज साहब को अदालत उज़्मा के जज के ओहदे से हटाना है। तो इस मकसद के, इस प्लान की तकमील के लिए या इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो मनफी हथकंडे और मनफी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो कैसे नाकाम और कैसे बेनकाब हुए हैं, एक तो ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब के पास आखिरी ऑप्शन क्या है। और तीसरी खबर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक है और ये ख़बर है एक खौफनाक वीडियो के हवाले से। इस खबर की तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ अपनी पहली खबर से करेंगे। खबर नाज़रीन ये है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक नया रेफरेंस, मतलब एक चौथा रेफरेंस जो है मिसकंडक्ट का और जज साहब को उनके ओहदे से हटाने का रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर दिया गया है। अब आप नाज़रीन अंदाज़ा कर लें कि ये जो इस किस्म के छोटे लोग हैं, बोने लोग हैं, छोटी सोच वाले लोग हैं, ये जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर रहे हैं कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा जो आइन की 50 साल तकरीब थी और इस तकरीब में शिरकत के लिए जो पार्लियामेंट में एक आइनी कन्वेंशन मुनक़्क़द किया गया था, उस कन्वेंशन में जाना, उस कन्वेंशन में जाके जो वहाँ पे सियासी तकरीरें हुई, उन सियासी तकरीरों के ऊपर अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखना कि मैं आपकी सियासी तकरीरों के साथ इत्तफ़ाक़ नहीं करता, मैं तो आइन पाकिस्तान की 50 साल तकरीब में शिरकत करने के लिए आया था। लेकिन उसको जवाज़ बना के 2 रेफरेंस जो है ऑलरेडी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर दिए गए। अब आप नाज़रीन ये भी देखें कि ये जो 2 रेफरेंस उस इजलास में जाने के ऊपर, उस कौमी आइनी कन्वेंशन में शिरकत के ऊपर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ दायर किए गए और फिर उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब का एक लेटर सामने आता है जो वो स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को लिखते हैं, जिसमें वो इस बात का इजहार करते हैं कि ये जो आपने तकरीब का एहतमाम किया, ये जो आपने आइन की 50 साल तकरीब जो है पार्लियामेंट में मुनक़्क़द की, कौमी असम्बली के ऐवान में मुनक़्क़द की, मैं इसमें शिरकत करना चाहता था। मेरे लिए बड़ा काबिल फ़ख्र होता, बड़े एज़ाज़ की बात होती कि मैं इस तकरीब में शिरकत कर पाता, लेकिन मैं अपनी जुडिशल मसरूफियत की वजह से इस तकरीब में शिरकत ना कर सका। तो उसी जिस तकरीब में काज़ी फ़ाइज़ा साहब गए, वहाँ पे जाके उन्होंने बात की, उसी तकरीब में उमर ता बंदयाल साहब भी जाना चाहते थे, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से वो इस इजलास में, उस तकरीब में ना जा सके। तो 2 रेफरेंस जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ इस बुनियाद के ऊपर दायर हुए, वो तो आप समझ लें कि दायर होने के साथ ही वो रेफरेंस ख़त्म हो गए। वो रेफरेंस का कोई जवाज़ ही नहीं बचा जब चीफ साहब ने खुद लेटर लिख के स्पीकर साहब को कह दिया कि मैं तो खुद उस तकरीब में आना चाह रहा था। अब ये जो नाज़रीन नया रेफरेंस जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ दायर किया गया है, इसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से भोंडे अंदाज से जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को ये दबाव में लाना चाहते हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से हटाना चाहते हैं और वो एक मिसाल दी जाती है कि पुरानी शराब नई बोतल में डाल के बेचने की कोशिश, और वो एक और चीज़ भी कही जाती है कि नकल के लिए जो है वो अक्ल भी होनी चाहिए। तो ना इनके पास अक्ल है और ना ही ये नकल को असल बना के बेच सकते हैं। अब जो चीज़ें आपके साथ में रखने जा रहा हूँ, पहले आप ये सुन लें, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इन रेफरेंस के अंदर कहाँ पे एक बहुत बड़ा सुकून मौजूद है कि ये उस चीज़ को भी दुरुस्त नहीं कर सके। ये नया रेफरेंस नाज़रीन मुदस्सिर मलिक साहब हैं, जनाबाद टाउनशिप एबटाबाद के रहायशी हैं, और ये जो रेफरेंस उन्होंने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ दायर किया है, इसकी एक कॉपी सदर साहब को भेजी गई है। दूसरी कॉपी जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सेक्रेटरी हैं, जिन्हें जो सुप्रीम कोर्ट के स्टार भी होते हैं, उन्हें कॉपी भेजी गई है। इस रेफरेंस के नाज़रीन मंदजात में ये कहा गया है कि जज को अपने फैसलों में बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मीडिया पे बोलना हैरान कुन है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज है, मीडिया पे आकर बोले तो बड़ा हैरान कुन होता है। अब ये जो मुदस्सिर मलिक साहब हैं, इनसे ये पूछें कि काज़ी फ़ाइज़ा साहब तो पार्लियामेंट में गए थे आइन की 50 साल तकरीब में शिरकत करने के लिए, तो पब्लिकली कौन सा जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब ने खिताब किया? अभी 2 रोज़ पहले वो मिल्लत यूनिवर्सिटी में गए थे, वो भी 50 साल कॉन्स्टिट्यूशन की तकरीब थी, उसमें जाके उन्होंने बात की। उसके अलावा पब्लिक के आप पे आकर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा ने कहाँ खिताब किया? लेकिन साकिब निसार साहब पब्लिक में जाके गुफ्तगू करते रहे, गुलजार साहब करते रहे, आसिफ सईद खोसा करते रहे। उस पर तो ये मुदस्सिर मलिक साहब ने कभी कोई रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उन जज साहबान के खिलाफ दायर नहीं किया। और फिर आगे चल के अपने रेफरेंस में वो कहते हैं कि बड़ा हैरान कुन है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के हाजिर सर्विस जज हैं, जिन पर मनी ट्रेल के इल्ज़ामात हैं। अब बंदा इनसे पूछे कि मनी ट्रेल के इल्ज़ामात किधर हैं? 6-4 से जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के हक़ में फ़ैसला आ चुका है, आप कह रहे हैं
कि जस्टिस काजी फाइज़ को मनी ट्रेल के जो है वो इल्ज़ामात का सामना है। आगे चलें सुने, वो ये कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ ने पब्लिकली आकर मीडिया कोर पर गुफ्तगू की, कोई कानून से बालतर नहीं, बिल्कुल कोई कानून से बालतर नहीं। अब इसी पर भी बात करें, कौन कानून से बालतर है, कौन कानून से बालतर नहीं, इस पर बात करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब बजाय इसके कि इदारों को, यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको टारगेट करें, अदलिया को टारगेट करें, जस्टिस काजी फाइज़ साहब अपनी मनी ट्रेल को क्लियर करें। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे समझ आगे होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नहीं आई तो आगे चल के बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब की मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं, तो जस्टिस मिज़ार अली नकवी, उनकी मनी ट्रेल पे इन्होंने आज तक रेफरेंस क्यों नहीं दायर किया? उनके खिलाफ तो ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात हैं, उनके खिलाफ तो आमदन से ज़्यादा साजात के जो है वो इल्ज़ामात हैं। और ये जो मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्ज़ाम है वो इमरान खान साहब ने खुद अपने रेफरेंस में नहीं लगाया था, और इमरान खान तो उस रेफरेंस के ऊपर माफ़ी मांग चुके हैं, फवाद चौधरी साहब माफ़ी मांग चुके हैं। ये आके क्या नई बातें करना शुरू हो गए हैं, लेकिन आज ये नई बातें नहीं हैं, ये पुरानी बातें हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है वही आपको बताना है, आगे चल के भी आपको बताते हैं, लेकिन पूरे मंदरजात सुन लें। आगे चल के जनाब ये कहते हैं मुदस्सिर मलिक साहब कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब के सामने कुछ अहम मुकदमात लिखे, और उन मुकदमात में जज साहब का किरदार जो है हाई प्रोफाइल केसेस में बड़ा मुतनाज़ा रहा। और आगे चल के कहते हैं कि जज साहब जो है अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ें, बजाय इसके कि जज साहब जो हैं, जस्टिस काजी फाइज़ साहब जो हैं, वो अपना मुकदमा आके जो है वो मीडिया के सामने पब्लिकली आके लड़ें। अब ये जो है सारा रेफरेंस है, इससे पहले जितने रेफरेंस हैं, वही शहजाद की अगर हम बात करें, उनका जो रेफरेंस है, आमना मलिक साहबा का जो रेफरेंस था, एक और रेफरेंस आया था वो गुजरावाला से, जो डिस्ट्रिक्ट बार के उनके सदर हैं आबिद हरल साहब। ये तमाम रेफरेंस नाज़रीन डेटो कापी हैं। अब इसमें तमाम जो बातें, जो मंदरजात हैं इस रेफरेंस के, ये उस दौर की हैं जब जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस चल रहा था, और उस रेफरेंस को जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा था। और 10 रुकनी बेंच जो है जस्टिस काजी फाइज़ की दरख्वास्त पे, और सरीना ईसा साहब जो कि अहलियाँ हैं जज साहब की, काजी फाइज़ साहब की, उनकी नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा था। उस दौर के दायर किया गया रेफरेंस वही शहजाद बट का, उसको कॉपी करके ये तमाम लोग जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दोबारा से दायर कर रहे हैं। अब देखना इसमें मनी ट्रेल की बात करें, भाई मनी ट्रेल वाला किस्सा खत्म हो गया, 6-4 से जस्टिस काजी फाइज़ के हक में फैसला आ गया, और फिर कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ अपनी मनी ट्रेल को क्लियर करें। भाई वो बाप खत्म हो चुका है, वो किस्सा खत्म हो चुका है, लेकिन चूंकि आपको लिखना नहीं आता, आपको रेफरेंस तैयार करना नहीं आता, पता नहीं आप वकील हैं या सिर्फ नाम की डिग्री लेके आप वकील बन के बैठ गए हैं, तो पुराने रेफरेंस को कॉपी करके अपने नाम के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करें। और यहाँ पर भी वाज़ेह हो जाता है कि जज साहब अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ें। जब जज साहब का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, 10 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, अब वो कह रहे हैं कि जज साहब अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ें, बजाय इसके कि मीडिया पर आकर अपना मुकदमा लड़ें। तो जज साहब अपना मुकदमा लड़ भी चुके हैं, जज साहब अपना मुकदमा जीत भी चुके हैं, लेकिन अगर इनकी नीयत ठीक होती तो फिर इसी किस्म का रेफरेंस, यानी अगर इक्वलिटी की बुनियाद पर आते, नीयत ठीक होती, बोनाफाइडे होते, तो फिर जिन जिन के खिलाफ ये इस किस्म के इल्ज़ामात हैं, सबके खिलाफ ये मुदस्सिर मलिक साहब जो हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट का और उनकी बरतरफी का रेफरेंस दायर करते। तो एक तो नाज़रीन मामला ये हो गया, लेकिन इस पर नाज़रीन और भी बता दें कि एक वीडियो भी आई है मार्केट में जस्टिस काजी फाइज़ साहब को मलाइन करने के, बदनाम करने के लिए। वो वीडियो फिर कल के व्लॉग में, ईद का दिन होगा, उसमें आपके साथ शेयर करेंगे कि उस वीडियो में जस्टिस काजी फाइज़ को कैसे बदनाम करने की कोशिश की गई और किसने कोशिश की, कैसा एक घटिया किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया गया, उसको कल एक्सपोज करेंगे। अब आ जाते हैं कि जस्टिस जो उमरता बंदयाल साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके पास ऑप्शन क्या हैं। यानी कल मुज़ाकरात के हवाले से सियासी जमातों को 1 हफ्ते का वक्त तो दे दिया गया, लेकिन अगर आप नाज़रीन देखें कि जब ये 22 फरवरी को इस मामले का नोटिस लिया गया, 9 रुकनी बेंच बना, और वो 9 रुकनी बेंच जो है सुकड़ता 5 रुकनी बेंच पे आ गया, और फिर 1 मार्च को एक फ़ैसला दिया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीखें तजवीज़ करें सदर साहब को, और सदर साहब एक तारीख का तयन कर दें। तो सदर साहब ने 30 अप्रैल की डेट का तयन कर दिया, और फिर उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि 22 मार्च को उस फैसले को सेटिसाइड करके उस डेट को 30 अप्रैल को चेंज करके 8 अक्टूबर कर दिया। फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सेकेंड राउंड में मुख्तलिफ दरख्वास्तें आईं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, आर्टिकल 184(3) की जुरिसडिक्शन को इन्वोक किया, और फिर 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को हुक्म दे दिया कि 10 अप्रैल तक जो है आप 21 अरब के जो फंड हैं वो इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दिए जाएँ। अब आप देखें कि 10 अप्रैल तक जो फ़ंड फराहम करने का मामला था, फ़ंड्स हुकूमत फराहम नहीं कर रही। रियासती इदारों जो हैं, ख़ास तौर पे जो पार्लिमान है, पार्लिमान में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया, और 21 अरब के फ़ंड जारी ना करने का भी कह दिया गया। तो वो फैसला तो माना नहीं जा रहा, इस बात के ऊपर नहीं माना जा रहा कि जो अदालती फ़ैसला है
वो 3-2 का नहीं बल्कि 4-3 से था। और चीफ साहब का जो फैसला है वो तो मिनॉरिटी का फैसला है, इस फैसले को हम कैसे मान लें? तो अगर इन तमाम चीज़ों को हम लेके चलें और अब जो एक नया थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन शुरू हुआ है कि मुल्क में 1 तारीख में तमाम इंतखाबात कराए जाएँ सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बलियों के, और उसी केस की समाअत के दौरान जज साहब ने ये विंडो भी खोलती है, ये ऑप्शन भी दे दिया है जो 4 अप्रैल के फैसले से मुतासरा है कि 14 मई को पोलिंग नहीं हो सकती, इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता, आप नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर दें। अब नज़रसानी के दरख्वास्तें आएंगी, जैसा कि पिछले भी ब्लॉग में मैं बता चुका हूँ कि नज़रसानी की दरख्वास्तें तो ज़रूर दायर होंगी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन दायर करे, चाहे वो वफाकी हुकूमत दायर करे, चाहे वो वजारत दाखिला दायर करे, चाहे वो पंजाब हुकूमत निगरान हुकूमत दायर करे, नज़रसानी की दरख्वास्त तो आएगी। और इस बात का इम्कान भी है कि यह फ़ैसला रिवर्स हो जाएगा या ये फैसला सस्पेंड कर दिया जाएगा और ये सस्पेंड पड़ा रहेगा। लेकिन सवाल ये है, अच्छा सस्पेंड से मुझे नाज़रीन याद आया कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था 2023, जिसका जो फैक्ट था, जिस पर अमल दरामद जो था वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया था। उस कानून को बनने से पहले ही उसका असर, उसका जहर निकाल दिया गया। वो कानून आज मुजवज़ा कानून जो है बाकायदा तौर पर एक कानून बन गया है। जो सेक्रेटरीट है कौमी असम्बली का, उसकी जानिब से बाकायदा अलामिया जारी कर दिया गया है कि यह कानून की शक्ल अख्तियार कर गया है। अब सवाल यह है कि जो हुक्म इम्तना एक दे रखा है, वो हुक्म इम्तना सुप्रीम कोर्ट एक पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ कब हटाएगी? एतजाज़ एहसन का फैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और मुबशर हसन केस का फैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट का कानून जो है वो ठोस वजूहात के बगैर आप सस्पेंड नहीं कर सकते। यानी ऐसी वजूहात हैं जिसके ऊपर आप ये समझें कि ये कानून सस्पेंड होना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो 8 रुकनी बेंच से बड़े बेंचेस थे, क्या उन बड़े बेंचेस के फैसलों को, पैरामीटर को 8 रुकनी बेंच जो है नज़रअंदाज कर सकता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या अदालत जो है अपने इस फैसले को कब रिवर्स करने जा रही है? जो हुक्म इम्तना दिया है कब वापस लिया जाएगा? क्या ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी, नहीं होगी, अगर इस मामले को ज़्यादा देर तक पेंडिंग रखा गया? लेकिन बहरहाल वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था कि 4 अप्रैल का कि 14 मई को इलेक्शन करवा दें, उसके ऊपर तो अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आया। थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन ये शुरू हुआ कि एक डेट को इलेक्शन करवाया जाए, उस पर सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से अब बेहतर रास्ता यह है कि इस फैसला जो है 14 मई को इलेक्शन करवाने का, वैसे भी उसमें मज़ीद ताख़ीर हो चुकी है, यानी ईद की छुट्टियों के बाद 27 अप्रैल हो जाएगी। 17 दिन यह गुजर गए, 4 अप्रैल का फैसला बल्कि 22-23 दिन गुजर गए, तो उसके बाद तो फिर ये मामला बहुत आगे जा रहा है। तो इस फैसले को अगर रिव्यू करके हालात को देखते हुए कि रियासती इदारे तावन नहीं कर रहे, रियासती इदारे ये कह रहे हैं कि फैसला 4-3 का है, तो मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन रहेगा कि जो सियासी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है सियासी जमातों के मबैन, बजाय इसके सुप्रीम कोर्ट जो है सियासी जमातों की कनपटी पे जो है वो एक हथौड़ा रख के, जैसे कि कल मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे, उन्हें मुज़ाकरात करके किसी एक बात पे मुत्तफ़िक होने का कहें, ये एक सियासी मैस है, ये एक सियासी हिकमत अमली है एक सियासी जमात की, जिसके नतीजे में ये मामला इस नहज तक, इस स्टेज तक पहुँचे हैं। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये रहेगा कि सियासी मुज़ाकरात और इसका जो भी नतीजा है ये सियासी जमातों के ऊपर छोड़ के सुप्रीम कोर्ट को जो है ये मामला, और इस मामले के लिए, इस सियासी गंद के लिए, सियासी मैस के लिए साकिर निसार साहब कहा करते थे जो कोर्ट की लॉन्ड्री है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बेहतर रास्ता ये है कि मुज़ाकरात का जो मामला है उसका जो नतीजा है वो सियासी जमातों पे छोड़ देना चाहिए। अब एक और ख़बर भी है इन मुज़ाकरात के हवाले से। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, वज़ीर कानून को बुला रखा था, अटॉर्नी जनरल को बुला रखा था, और मलिक अहमद ख़ान साहब को बुला रखा था, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को बुला रखा था। और इसी सिलसिले में, मुज़ाकरात के सिलसिले में आज बाकायदा तौर पे हुकूमती बड़ी इत्तेहादी जो जमात है मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने असद कैसर साहब से रब्ता किया है और असद कैसर साहब से उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ बाकायदा रब्ता कर रहे हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए। और असद कैसर साहब ने ये जो मैसेज आया है इसे असद उमर साहब तक पहुँचा दिया है। और कल नाज़रीन इसी रब्ते के ऊपर, ये तो आज रब्ता हुआ है, कल भी रब्ता हुआ था असद कैसर के साथ ख्वाजा साद रफ़ीक का। तो जब कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी साहब को बताया गया कि नून लीग ने असद कैसर साहब के साथ रब्ता किया है और असद कैसर आपके साथ रब्ता करेंगे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कमरा अदालत में कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे नुमाइंदा बना के भेजा है, तो ये उनके साथ क्यों रब्ता कर रहे हैं? तो अदालती स्टाफ ने कहा कि ये हमारा मामला नहीं, हमें जो बताया गया कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से, तीनों की बेंच की तरफ से, वो हमने आपको कन्वे कर दिया है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, जो पंजाब में इंतखाबात का मामला है उस पर खान साहब ने जो 297 हलकों में टिकटें दी थी, उन टिकटों के ऊपर तो चलें जो कुछ होना था हो गया, जिसको देनी थी जिसको नहीं देनी थी खान साहब ने फैसले कर लिए। लेकिन जो PP 78 और 79 है, जहाँ पर खान साहब ने फैसल
अपना घुम्मन और फैसल चीमा साहब को टिकट दिया। इसी मामले के ऊपर नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं अरसलान मन साहब और आमिर चीमा साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, वायरल कह लें, लीक कह लें, जिसमें सुना जा सकता है कि आमिर चीमा साहब ये कह रहे हैं कि ये जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हाँ मैं अपना कोई कब्ज़ा माफिया हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कब्ज़ा माफिया हूँ, मैं एतराफ़ करता हूँ और जाके ये बात खान साहब को भी बता दें कि जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ लें। यानी वो कब्ज़ा माफिया होने का एतराफ़ भी कर रहा है और अपने ताकतवर होने का एक ऐलान भी कर रहा है कि मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। जाके इमरान खान साहब को भी बता दें कि मेरा जो कुछ उखाड़ना है, अगर इमरान खान साहब उखाड़ सकते हैं उखाड़ लें। अब ये कितनी खौफनाक वीडियो है कि खान साहब की अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर कितनी गिरफ्त है और वो खान साहब को क्या उखाड़ने की और क्या ना उखाड़ने की जो है वो दावे कर रहे हैं। यानी उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि जो उखाड़ना उखाड़ लें, मैं कब्ज़ा माफिया हूँ, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, मुख्तलिफ नेशनल मीडिया ने भी इसको ऑनर किया है। तो ये मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल चल रहे हैं। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद